हेलो बच्चों, हाउ आर यू। यह थ्री डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने एक पहले आर्टिकल में ये बताया था कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का समीकरण जो किसी बिंदु कैपिटल ए को होकर गुजरता है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, जिसका स्थित सदिश ए वेक्टर है और जो किसी वेक्टर बी के पैरेलल है, उसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हमने निकाला था। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और उसका कार्तीय रूप में यानी कार्टेशियन फॉर्म में हमने इक्वेशन निकाला था x माइनस ए वन बाई बी वन इज इक्वल टू वाई माइनस ए टू बाई बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री बाई बी थ्री, जहाँ बिंदु ए का निर्देशांक a1 a2 a1 a2 a3 है तथा बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप है। b1 b2 b3 इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो है। b1 b2 b3 जिस रेखा का हमें समीकरण निकालना है उसका डायरेक्शन रेशियो b1 b2 b3 रेखा के dr यानी डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, यानी व्यक्त करता है। हमने जो दूसरा टॉपिक क्लियर किया था वो ये था कि हम एक ऐसे सरल रेखा का समीकरण निकाले थे जो किसी बिंदु कैपिटल ए और कैपिटल बी को होकर गुजरता था, जिसके स्थित सदिश क्रमशः ए वेक्टर तथा बी वेक्टर था। इसका सदिश रूप में इक्वेशन हमने निकाला था आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और कार्तीय रूप में हमने इक्वेशन निकाला था x माइनस ए वन बाई बी वन माइनस ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस ए टू बाई बी टू माइनस ए टू इज इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री बाई बी थ्री माइनस ए थ्री। अब हम आज के इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो हमारा ये क्वेश्चन होगा जिसके संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये होगा कि एक ऐसी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो। एक ऐसे सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1, 2, 3 तथा 2, 5, 7 को होकर गुजरता है। 2, 5, 7 को होकर गुजरता है। इस सरल रेखा का समीकरण हमें वेक्टर फॉर्म में भी निकालना है और इसका कार्टेशियन फॉर्म में भी, अर्थात सदिश रूप में भी और कार्तीय रूप में भी निकालना है। तो जो वेक्टर फॉर्म हमारा है वो वेक्टर फॉर्म हमारा ये होगा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। अब देखिए, इसी प्रश्न को देने का एक और तरीका हो सकता है। यही प्रश्न इस रूप में भी दिया जा सकता था, जो बिंदु 1, 2, 3 के बजाय आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 के कैप दिया जा सकता था तथा 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप को होकर गुजरता है, ऐसे भी हम दे सकते थे। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मतलब 1, 2, 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 आई कैप यानी केवल आई कैप ए वेक्टर के स्थान पर और प्लस 2 जे कैप एंड प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर मीन्स यह, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड माइनस कितना -1 आई कैप यानी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, तो इट इज योर नथिंग बट आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड प्लस योर लैम्डा टाइम
इन दोनों में आई कैप देखिए 2i कैप से i कैप को घटाएंगे तो ये i कैप होगा, 5j कैप से 2j कैप को घटाएंगे 3j कैप होगा, 7k कैप से 3k कैप को घटाएंगे ये k कैप है, तो यह आपका 4k कैप हो जाएगा, 4k कैप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि r वेक्टर इज इक्वल टू योर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड प्लस लैम्डा लैम्डा ब्रैकेट में i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 4k कैप होगा। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। इसका जो कार्तीय रूप है जिसको हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, कार्तीय रूप इसका होगा x माइनस a1। ये हमारा a1 a2 a3 है, a1 a2 a3। यह हमारा क्या है b1 b2 b3 है। तो x माइनस a1 का मतलब क्या हो गया x माइनस 1 और बटा हमारा b1 माइनस a1, तो b1 माइनस a1 का मतलब 2 माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस a2 का मतलब y माइनस 2 और बटा b2 माइनस a2, तो b2 माइनस a2 हमारा हो जाएगा 5 माइनस 2 एंड इज इक्वल टू z माइनस a3 का मतलब 3 हो गया और बटा में b3 माइनस a3 अर्थात 7 माइनस 3। तो हमारा कार्तीय फॉर्म में जो इक्वेशन हो गया x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3 एंड बाई 4। ये कार्तीय फॉर्म में हमारा समीकरण हो गया। अब टाइप 2 जो इसमें हम टाइप 2 दूसरे टाइप का जो हम समीकरण दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो हमारा निम्नवत है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जो हम इसमें क्वेश्चन लेंगे उसके काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें हमें यह सिद्ध करना है कि एक समीकरण हम लेंगे कि x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 1/5 इज इक्वल टू z माइनस 1/5। ये पहले रेखा का समीकरण है तथा x माइनस 2/4 इज इक्वल टू y माइनस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 1/3 इज इक्वल टू z प्लस 1/-2। क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं? क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं अथवा नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन अगर हो हमारे पास तो हम कैसे इसको करेंगे, इसको जरा देखा जाए। प्रतिच्छेदित करती हैं अथवा नहीं, इसके लिए पहले रेखा का ये समीकरण है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मान लें कि यह एक स्ट्रेट लाइन है, पहला वाला, ये दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन है, ये एक दूसरे को काटती हैं कि नहीं, प्रतिच्छेदित करती हैं कि नहीं। अब अगर ये प्रतिच्छेदित करती हैं तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हम कैसे इसको कहेंगे कि ये प्रतिच्छेदित करती हैं, और यदि नहीं करती हैं तो हम कैसे यह सिद्ध करेंगे कि नहीं करती। इसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें पहले रेखा पर स्थित बिंदु P, मान लें कि ये दोनों रेखाएं बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो बिंदु P का जो पोजीशन वेक्टर होगा, बिंदु P का जो निर्देशांक होगा पहले के लिए और दूसरे के लिए वो सेम होगा, क्योंकि बिंदु P दोनों रेखाओं पर लाई करता है। तो हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कि x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/2
इज इक्वल टू जेड माइनस 1/5 को R1 मान लें, R1 मान लें। तो जाहिर सी बात है कि x इज इक्वल टू, अगर x माइनस 1/3 बराबर R1 है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3R1 प्लस 1। सिमिलरली y इज इक्वल टू हो जाएगा 2R1 और प्लस 1 को उधर ले जाएं तो -1, और z इज इक्वल टू हो जाएगा 5R1 प्लस 1 हो जाएगा। अर्थात इस बिंदु P का, अगर मान लें कि बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं और बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो यह जो x y z का जो मान है, यानी बिंदु P का जो निर्देशांक है, पहली रेखा पर स्थित बिंदु P का जो निर्देशांक है, पहली रेखा पर स्थित बिंदु P का जो निर्देशांक है, पहले रेखा पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक, पहले रेखा पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक, पहले रेखा पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक, पहले रेखा पर स्थित, पहले रेखा पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक, स्थित बिंदु P का कोऑर्डिनेट, बिंदु P का निर्देशांक बराबर 3R1 प्लस 1, 2R1 माइनस 1, कामा 5R1 प्लस 1। इसी प्रकार यदि दूसरे रेखा का समीकरण ये दिया हुआ है, दूसरे रेखा का समीकरण है x माइनस 2/4, x माइनस 2/4 दूसरी रेखा का समीकरण। ये तो पहले रेखा का समीकरण है, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में जो दूसरे रेखा का समीकरण है, स्टेप 2 सेकेंड रेखा का समीकरण, ये है आपका सेकेंड रेखा का समीकरण x माइनस 2/4, x माइनस 2/4 इज इक्वल टू y माइनस 1/3 इज इक्वल टू z प्लस 1/-2 इज इक्वल टू z प्लस 1/-2। तो सेकेंड रेखा का समीकरण हो गया आपका x माइनस 2/4, y माइनस 1/3 इज इक्वल टू z एंड प्लस 1/-2, z प्लस 1/-2 इज इक्वल टू हम R2 मान लें। तो ये जो है x इज इक्वल टू होगा 4 में R2 से गुणा करें, 4R2 प्लस 2, y इज इक्वल टू बालक होगा 3R2 माइनस 1 को उधर ले जाएं प्लस 1, एंड z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2R2 माइनस 1। अब दूसरे रेखा पर स्थित सेकेंड रेखा पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक, सेकेंड रेखा पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक बराबर 4R2 प्लस 2, 3R2 प्लस 1 माइनस 2R2 माइनस 1। अब यदि बिंदु P पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, दूसरे को काटती हैं, तो अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं तो स्पष्ट है कि ये निर्देशांक पहला वाला निर्देशांक और दूसरा वाला निर्देशांक बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 3R1 प्लस 1 जो है ये 4R2 प्लस 2 के बराबर होना चाहिए। तो काटती हैं तो 3R1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4R2 प्लस 2 implies that
implies that 3r1 minus 4r2 is equal to 2 minus 1, implies that 3r1 minus 4r2 is equal to 1, तथा ये दूसरा वाला y निर्देशांक भी दोनों का बराबर होगा, तो 2r1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2r1 माइनस 1, 2r1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3r2 प्लस 1, इज इक्वल टू 3r2 प्लस 1, implies that 2r1 माइनस 3r2 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 इस साइड में जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2r1 माइनस 3r2 इज इक्वल टू 2। अब निश्चित तौर पे ये 2r1 है और यहाँ पर 3r1 माइनस 4r2। अब इन दोनों को हम सबसे पहले हल करेंगे, तो सबसे पहले हल करेंगे तो से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो समीकरण 1 गुणे 2 और माइनस समीकरण 2 गुणे 3 से, निश्चित तौर पे इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6r1 माइनस 8r2 इज इक्वल टू 2, और इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6r1 माइनस 9r2 इज इक्वल टू, और देखिए इसमें हम 2 का गुणा किए, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो इट इज 6, ये 6 हो गया। अब इन दोनों को हम घटाएं तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो 6r1 से 6r1 कैंसिल, 9r2 से 8r2 घटा देंगे r2 इज इक्वल टू 2 से 6 घटाएंगे -4 हो गया। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जाहिर सी बात है कि समीकरण 1 में अगर ये वैल्यू रखते हैं तो 3r1 माइनस 4 गुणे -4 इज इक्वल टू 1, तो 3r1 प्लस 16 इज इक्वल टू 1, या 3r1 इज इक्वल टू 1 माइनस 16 इज इक्वल टू 3r1 इज इक्वल टू -15, या r1 इज इक्वल टू -5 हो गया, r1 -5 हो गया। तो निश्चित तौर पे अब देखो, अब आप ये देखें कि हमने r1 और r2 की वैल्यू निकाल दिया, दोनों के x निर्देशांक को हमने बराबर किया, दोनों के y निर्देशांक को हमने बराबर किया, तो निश्चित तौर पे दोनों का z निर्देशांक भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि बिंदु P दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदित करता है, तो दोनों के लिए बिंदु P का निर्देशांक समान होना चाहिए, क्योंकि यह दोनों रेखाओं पर सेम बिंदु पर स्थित है, सेम स्थान पर स्थित है। तो निश्चित तौर पे यदि हम देखें तो ये भी सेम होना चाहिए, जेड निर्देशांक भी सेम होना चाहिए, अर्थात जेड निर्देशांक सेम होना चाहिए। तो जेड निर्देशांक के लिए अगर जेड निर्देशांक को हम बराबर कर लें, तो जेड निर्देशांक को अगर हम बराबर करें तो 5r1 प्लस 1, 5r1 प्लस 1, 5r1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5r1 प्लस 1 इज इक्वल टू -2r2 माइनस 1 होना चाहिए, -2r2 माइनस 1 होना चाहिए, अर्थात इम्प्लाइज दैट अब 5r1 प्लस 1 इज इक्वल टू -2r2 माइनस 1 होना चाहिए, क्योंकि जेड निर्देशांक भी दोनों के बराबर होना चाहिए। अब हम यहाँ देखें कि अगर 5r1 एंड -2r2 को इधर लाएं तो +2r2 इज इक्वल टू -1, तो दैट इज इक्वल टू 5r1 प्लस 2r2 इज इक्वल टू -2 होना चाहिए। अब इसका यदि हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड है 5r1 प्लस 2r2, r1 की जगह पर r1 का मान रखें तो 5 गुणे -5 प्लस 2 गुणे r2 का यदि हम मान पुट कर दें इसमें तो r2 का मान है -4, तो r2 का मान -4 है, तो ये -25 ऋण 8 यानी बराबर -33। स्पष्ट है कि यह इज नॉट इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, अतः ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। हमने ये देखा कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं
तो अस्पष्ट तौर पे जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, दोनों ही रेखाएं, चूंकि दोनों ही रेखाओं के लिए बिंदु P का जो निर्देशांक होना चाहिए वो समान होना चाहिए। और समान होने का मतलब x x के बराबर होना चाहिए, y y के बराबर होना चाहिए। तो x को x के बराबर करके, y को y के बराबर करके हम r1 और r2 का मान निकाले। z भी बराबर होना चाहिए। यदि r1 और r2 के लिए z निर्देशांक भी एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तो स्पष्ट है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। अतः ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। अतः ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं नहीं होंगी। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं नहीं होंगी।